हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 8 का इंग्लिश का डीओई की तरफ से जो एनुअल एग्जाम के जो प्रैक्टिस पेपर इश्यू किए गए हैं ना, उसी को आंसर के साथ यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। देखिए, सेम आपके पेपर का पैटर्न यही रहने वाला है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो आएंगे वो अलग आएंगे। आप प्रैक्टिस के लिए इसे यूज करें। ठीक है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन सेम आ जाएं प्रैक्टिस पेपर में से। तो अब आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, सेक्शन जो ए है ना, वो आपका पैसेज का है। ठीक है, और पैसेज आपको फुल मार्क्स दिलवा सकती है 7 में से 7। तो पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको इन प्रश्नों के आंसर देने हैं। ठीक है, तो अब हम पहले पैसेज पढ़ेंगे, फिर आंसर्स करेंगे। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं पैसेज। यहाँ पर ना प्लास्टिक के रिगार्डिंग बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर बता रखा है कि जो प्लास्टिक है ना, वो हैज बिकम एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। ये कह रहा है कि आज जो प्लास्टिक है ना, वो हमारी लाइफ का वो पार्ट बन चुका है जो हमसे अलग नहीं हो सकता। ये कह रहा है आज हम पैकेजिंग मटेरियल से लेकर घर के जितना भी सामान बनाते हैं ना, चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट का क्यों ना हो, चाहे वो गाड़ियों का सामान हो, ऑटोमोबाइल का हो, तो ये कह रहा है प्लास्टिक का जो यूज है ना, वो हर जगह यूज हो रहा है। आखिर क्यों हो रहा है? बिकॉज लिखा है कि ये लाइट वेट का है। देखो, आप ना जो पैसेज है ना, इसे अच्छे से सुना करो और पढ़ा भी करो। कई बार ना ये पैराग्राफ में भी आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कह रहा है प्लास्टिक जो है ना, पता है क्यों यूज किया जाता है? ये लाइट वेट होते हैं, ये ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल मतलब एक बार आप खरीदोगे लंबे समय तक चलती रहेगी। ये कह रहा है ये इनएक्सपेंसिव होते हैं, मतलब महंगे भी नहीं होते हैं, इन्हें बनाना इतना महंगा पर नहीं पड़ता। फिर आगे यहाँ कहा जा रहा है कि हाउएवर द वेरी क्वालिटीज दैट मेक प्लास्टिक सो यूजफुल। ये कह रहा है हालांकि इसकी बहुत सारी क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से प्लास्टिक जो है बहुत यूजफुल है, पर ये ना एनवायरमेंटल थ्रेट भी है। मतलब एक सीरियस है, मतलब पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा ये, मतलब एक तरह से धमकी दे रहा है उसे, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है बहुत ज्यादा। प्लास्टिक की बात चल रही है। ठीक है, यहाँ लिखा है ना सीरियस एनवायरमेंटल थ्रेट है ये कह रहा है ज्यादातर जो प्लास्टिक होते हैं ना, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। मतलब ये ना पर्यावरण में खत्म नहीं होते, इसकी वजह से पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है। ये कह रहा है मीनिंग दे डू नॉट डिकम्पोज नेचुरली। ये ना प्राकृतिक रूप से इसी तरीके से डिकम्पोज नहीं होते। एज अ रिजल्ट प्लास्टिक वेस्ट एक्यूमुलेट्स इन लैंडफिल्स। और ये कह रहे हैं जो प्लास्टिक का जो वेस्ट होता है ना, क्योंकि देखो ये मिट्टी में तो मिलते नहीं आसानी से। ठीक है, डिकम्पोज नहीं होते, तो इसका जो वेस्ट है ना, वो लैंडफिल में जुड़ता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, और समुद्र के अंदर भी बढ़ता रहता है। ये कह रहे हैं पोल्यूटिंग सोयल, जो मिट्टी है ना वो पोल्यूट हो जाती है, वाटर भी गंदा हो जाता है। और ये क्या करता है, एंडेंजरिंग वाइल्ड लाइफ, और जो जीव जंतु है ना उनके जीवन को ये खतरा पहुंचाता है। ये क्या, जो सी एनिमल्स होते हैं ना, वो गलती से पता है इन प्लास्टिक डिब्रिस को अपना खाना समझ बैठते हैं। हाँ, अगर खाना समझ बैठेंगे तो क्या होगा, बहुत सीवियर हार्म होगा, इनकी डेथ भी हो सकती है और हो भी जाती है, जो समुद्र में रहने वाले जानवर है, क्योंकि प्लास्टिक को उन्हें समझ नहीं आता क्या चीज है। ये कह रहा है एक और बात बताया जा रही है। ये कह रहा है कि जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं ना, ये कह रहा है उसमें से टॉक्सिक गैसेस निकलती है, मतलब हानिकारक गैसेस निकलती हैं। ये कह रहा है जिसकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है, क्लाइमेट का चेंज बहुत ज्यादा हो जाता है। ये कह रहा है इस इशू पर अब एड्रेस किया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है। बहुत सारी जो कंट्रीज है ना, मैनी कंट्रीज, वो प्रमोट कर रही है रिसाइकलिंग को, मतलब प्लास्टिक का दोबारा से दोबारा यूज किया जाए, और एनकरेजिंग कर रही हैं कि यूज किया जाए बायोडिग्रेडेबल को। मतलब बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, जो पर्यावरण में ना आसानी से मतलब घुल मिल जाते हैं और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अब अल्टरनेटिव क्या यूज करेंगे, जैसे क्लोथ का, पेपर का, जूट का। ये कह रहे हैं जो इंडिविजुअल्स है ना, जो एक एक व्यक्ति है, जैसे आप सब, एक एक व्यक्ति भी अगर कोशिश करेगा ना, तो वो क्या कर सकता है, पर्यावरण का दोस्त बन सकता है। वो सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज कम कर दे। मतलब एक एक व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए, सिंगल यूज प्लास्टिक यूज ना करे। ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब एक बार यूज करा फेंक दिया, ऐसे प्लास्टिक का यूज मत करो। ये कह रहा है रीयूजिंग कंटेनर्स, जो कंटेनर्स आप खरीद के लाते हो ना, उसे बार बार यूज करो। एंड चूजिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, और जो इको फ्रेंडली है ना प्रोडक्ट्स, उन्हें यूज करो। ये कह रहे हालांकि जो प्लास्टिक है ना, वो कंटिन्यूस टू सर्व मैनी ह्यूमन नीड्स। ये कह रहे हालांकि प्लास्टिक
लगातार इंसान की जरूरतों को पूरा कर रहा है। पर यह भी जरूरी है कि हमें इसकी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा, हमें ना इसका जिम्मेदारी से यूज करना पड़ेगा। ये कह रहा अ कॉन्शियस शिफ्ट टूवर्ड्स सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कैन एंश्योर दैट द कन्वीनियंस ऑफ प्लास्टिक डज नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ आवर प्लैनेट्स हेल्थ। ये कह रहा एक बात आप बस समझ लो, ये कह रहा है कि एक बात अगर आप इतना रख लोगे ना ध्यान, ये प्लास्टिक का इतना यूज करो कि जिससे हमारी धरती, जो हमारा जो प्लेनेट है ना, उसकी हेल्थ खराब ना हो। तो उसकी हेल्थ की कॉस्ट पर जो है ना प्लास्टिक को यूज नहीं करना चाहिए, मतलब पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, इस उतने प्लास्टिक यूज करना चाहिए। ठीक है, अब हमने अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, मैंने आंसर के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप समझते जाना और अपने आप आंसर देना। ठीक है, अब आंसर तो ऐसे लिखे हैं, लेकिन आप अपने आप भी देखना कि आपको कितने अच्छे से आता था, आपको कितनी नॉलेज थी। ठीक है, तो पहला है यहाँ पर कि जो प्लास्टिक्स होते हैं ना, वो वाइडली यूज होते हैं। वो क्यों यूज होते हैं इतने ज्यादा? तो इसका पहला यहाँ दिया है कि भाई ये बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन बहुत महंगे हैं। दूसरा, ये हल्के होते हैं, ये लंबे समय तक चलते हैं, ये सस्ते होते हैं। ये कह रहे हैं ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इनको बनाना बहुत मुश्किल होता है। सी में बोल रहा है। डी में बोल रहा है हैवी होते हैं और रीयूजेबल होते हैं, बार बार यूज किए जा सकते हैं। अब आपको बताना कि प्लास्टिक को लोग क्यों यूज करते हैं। देखो, ये सारा का सारा ना पैसेज में से है, तो यहीं से क्रॉप करके नीचे लिखा गया है। ठीक है, और मतलब ये तो एमसीक्यू है, तो आराम से उसी में से आप बता सकते हो। ये देखो, ये साफ साफ लिखा था कि प्लास्टिक हम यूज क्यों करते हैं, ये लिखा है ना। आपको जो क्वेश्चन है ना, देखो, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो और सिर्फ नोट करके आपने काम खत्म कर लिया तो कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन पढ़ के पैसे में से देखो कि वो लिखा है या नहीं लिखा उसमें, और फिर अपने बताओ आंसर क्या होगा इन चारों में से। क्योंकि अगर हम पहले ही क्वेश्चन पढ़ के एमसीक्यू पढ़ लेते हैं ना, फिर कंफ्यूजन भी हो जाती है। आप सोचो कि एमसीक्यू नहीं है, ये क्वेश्चन है, और अगर ये क्वेश्चन होता तो इसके आंसर में क्या देता, फिर आप वो देखो वो एमसीक्यू में कहाँ लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है ना कि प्लास्टिक का यूज क्यों किया जाता है। यहाँ लिखा है कि लाइट वेट होता है, ड्यूरेबल होता है, इनएक्सपेंसिव होता है। तो ये चीज सारी कहाँ लिखी है ऑप्शन में, यहाँ लिखी हुई है, और ये मैंने आंसर लिख दिया। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है द मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम विद प्लास्टिक इज दैट थे। बताओ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पर्यावरण को लेकर प्लास्टिक की है वो क्या है। तो आप बताओगे, यहाँ पर देखोगे, आप एमसीक्यू में पढ़ सकते हैं। अगर आपको एमसीक्यू में पता लग जाता है, आपने अच्छे से रीडिंग करी है तो और अच्छी बात है। ठीक है, बाकी ऊपर ढूंढने की कोशिश आप कर सकते हो। ठीक है, कि मेजर प्रॉब्लम क्या है एनवायरमेंट को लेकर यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर ये लिखा है ना, एनवायरमेंट की थ्रेट है क्योंकि ज्यादातर प्लास्टिक है नॉन बायोडिग्रेडेबल है और ये डिकम्पोज इजीली नहीं होती। ये हमें मिल गया। और एमसीक्यू में अब यहाँ देखेंगे ना, ये देखो ये लिखा है नॉन बायोडिग्रेडेबल है और पॉल्यूशन फैलाते हैं। और देखो मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बोला है, फिर भी आप इस पैसेज में से एमसीक्यू में देख सकते हो कि ये कह रहा है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, और ये तो गलत है ना। ये डिकम्पोज हो जाते, ये भी गलत बात लिखी है। ठीक है, अगर एमसीक्यू में ना आए ना तो कटिंग वाले तरीके से कर लो। ये कह रहा है आर मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल, ये नेचुरल मटेरियल से बने, ये भी गलत है। ठीक है, तो कुछ मटेरियल नेचुरल भी हो सकते हैं। इसका बेस्ट आंसर क्या है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन फैलाता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी। ठीक है, अगले पर आ जाओ। ये कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन सी एनिमल्स कंज्यूम प्लास्टिक वेस्ट। बताओ हमने क्या पढ़ा था कि जब समुद्र में रहने वाले जानवर प्लास्टिक की वेस्ट को खा लेते हैं तो क्या होता है। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था ना कि जो जानवर होते हैं समुद्र में रहने वाले, वो उसको अपना भोजन समझ लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था यहाँ पर, है ना। तो अब एमसीक्यू अगर है तो इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा था कि ये कह रहा है कि जो समुद्र में रहने वाले जो जानवर हैं वो प्लास्टिक के वेस्ट को, ये कह रहा है कि वो इससे ना, जो समुद्र में रहने वाले जीव हैं उनका जो भोजन होता है ना वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। ये तो बिल्कुल गलत लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जो समुद्र में रहने वाले जानवर है ना, अगर वो प्लास्टिक को खाते हैं तो क्या होता है। ये कह रहा है डाइजेस्ट हो जाता है, गलत है ना, हाँ या ना। फिर आगे देखो, ये कह रहा है इससे क्या होता है, उन्हें नुकसान होता है, उनकी मौत हो जाती है, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, और ये कह रहा है उनसे उनको ताकत मिल जाती है, उनके शैल को, तो ये भी गलत हो गया।
और इसे कह रहा समुद्र का पानी साफ हो जाता है या समुद्र साफ हो जाता है, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या क्या बी आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक। बताओ, हमने यहाँ पढ़ा था ना कि प्लास्टिक की जगह किस चीज को यूज करने की बात की गई है। देखो ये लिखा अल्टरनेटिव्स लिखा है ना, तो यहाँ पर कपड़े की बात की जा रही है, पेपर की बात की जा रही है, जूट की बात की जा रही है। तो एमसीक्यू में देखो क्या लिखा है, तो एमसीक्यू में यहाँ पे कपड़े के बारे में लिखा है और जो उसमें था, ठीक है। तीनों लिखे होते तो हम ए बी सी जो लिखे होते ना, तो डी पे ऑल ऑफ द एबव लगा देते हैं। यहाँ पे सिर्फ कपड़ा लिखा है, तो इसका आंसर क्या बी आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कह रहा है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज प्लास्टिक रिस्पॉन्सिबली। बताओ प्लास्टिक का यूज जो है हमें समझदारी से क्यों करना चाहिए। ये ना अपने आप बना के भी आपको लिखना पड़े तो लिख देना इसी में से यूज करके, मतलब लाइनों को। तो हमने बहुत सी चीजें पढ़ी कि भी प्लास्टिक का यूज हमें जिम्मेदारी से क्यों प्रयोग करना चाहिए। देखो ये लिखा रिस्पॉन्सिबली, क्यों यूज करना चाहिए प्लास्टिक का यूज। तो इसका आंसर हमें देखो यहाँ तो मिल नहीं रहा है ना, तो हमें यहाँ ऊपर की किन्हीं लाइन को यूज करके लिखना पड़ेगा ताकि उसका आंसर हो जाए। तो आप यहाँ पे ये लिखोगे कि जो प्लास्टिक है ना, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ये आसानी से खत्म नहीं होता एनवायरमेंट में, इसलिए हमें समझदारी से इसका यूज करना चाहिए, ठीक है। तो उसी को रिगार्डिंग यहाँ पे हमने ये लाइन लिख दी है, ठीक है। समझ में आ गई आपको। और वाइल्ड लाइफ जो होती है, ठीक है, उनके लिए भी खतरा हो जाता है। तो आपको जो ये लाइन है कई बार बिल्कुल सेम नहीं मिलती, कई बच्चे सेम सेम उतार देते हैं, 2 नंबर के 2 पॉइंट में लिख दिया, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए ना। नेक्स्ट है, फिर कह रहे हैं आपको बताना है कि लाइन ट्रू है फॉल्स है। देखो बिल्कुल जब आप पेपर देखोगे ना, ऐसे लास्ट में क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाला ही देगा कि आपने पैसे से समझी या नहीं। ये कह रहा है बर्निंग प्लास्टिक इज ए सेफ, ये कह रहा है प्लास्टिक को जलाना सेफ है एंड इफेक्टिव है, ठीक है, वे टू गेट रिड ऑफ इट। अगर हम प्लास्टिक से बचना चाहते हैं तो उसे जला दो। बताओ ये ट्रू है फॉल्स है। आप बोलोगे तो फॉल्स है, बस। समझ में आ गई पैसेज। अब देखो मैंने ये पैसेज आपको लगभग 12 मिनट में यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाई है। और पता है आप इतने ही मिनट लगाओ, 7 नंबर की है ना, तो 14 मिनट आप लगा सकते हो पैसेज में डबल, ठीक है। और लिखोगे भी तो 5 मिनट और लगा लो, क्योंकि आपके पास जो है 60 मार्क्स का जो पेपर है आपके पास 2.5 घंटे हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप डबल टाइम लगाओगे, थोड़ा और भी आपके पास टाइम बचेगा। समझ आ गई मैं क्या बता रहा हूँ। अब मैं तो समझा रहा हूँ इसलिए आराम आराम से कर रहा हूँ ना, ठीक है। अगर आप इतने आराम से करोगे तब भी आप आराम से पैसे पूरी कर लोगे, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ये कह रहा है एनर्जी इज ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड मॉडर्न लाइफ। ये कह रहा है आज जो मॉडर्न लाइफ है ना, उसमें एनर्जी है जो हमें कुछ करने के लिए फोर्स करती है। पता है कैसे। ये कह रहा है एनर्जी की वजह से ही हमारे घरों में पावर्स आती है, स्कूल ट्रांसपोर्ट का काम हो पाता है, इंडस्ट्रीज चल पाती है, हाँ या ना। ये कह रहा है हाउएवर मच ऑफ दिस एनर्जी स्टिल कम्स फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। ये कह रहा है जो ऊर्जा हमें मिलती है ना, ऊर्जा पता है किसकी बात कर रहा है, बिजली की, ठीक है। या जो भी हम जैसे टीवी चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो उनमें एनर्जी लग रही है। ये कह रहे ज्यादातर जो एनर्जी है ना वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से आती है, जैसे कोयले से, ऑयल से, नेचुरल गैसेस से। ये कह रहे ये जो फ्यूल होते हैं ना, इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जब ये जलते हैं तो, और इससे एयर पोल्यूशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। पता है ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, धरती के ताप का बढ़ते चले जाना। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, ये कह रहा है अबाउट 65% ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज स्टिल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। ओए होए होए होए, आज भी दुनिया में जो बिजली पैदा हो रही है ना, वो फॉसिल फ्यूल से 65% प्रोड्यूस हो रही है। सुन रहे हो। ये कह रहा है टू रिड्यूस एनवायरमेंट डैमेज, अगर हम चाहते हैं कि एनवायरमेंटल डैमेज को रिड्यूस किया जा सके, कंट्रीज जो है ना अब वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। किसकी तरफ बढ़ रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, जैसे सोलर की तरफ, विंड की तरफ, हाइड्रो की तरफ, जियोथर्मल पावर की तरफ। ये कह रहे हैं ये जो रिसोर्सेज होते हैं ना, ये नेचुरल होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, और ये प्लैनेट को हार्म भी नहीं करते, क्योंकि देखो नेचुरल है और जो प्लैनेट है वो भी नेचुरल है, तो प्रकृति अपने आप को नुकसान क्यों पहुंचाएगी। ये कह रहे 2023 में जो रिन्यूएबल सोर्सेज है ना, वो लगभग 30% ऑफ द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे थे 2023 में, देख लो। मतलब अभी भी कम है, लेकिन आप सोचो
आने वाले टाइम में किसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा? रिन्यूएबल एनर्जी का। ठीक है, ये कह रहा है एंड दिस नंबर इज स्टेडली राइजिंग, और ये नंबर लगातार बढ़ रहा है। इंडिया, पता है इंडिया की बात कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और इंस्टेंस मत होता उदाहरण। ये कह रहा है इंडिया तो पता है कौन सी रैंक पर आ गया है? दुनिया के जो 5 देश है ना, उन 5 देशों में आ गया इंडिया, जो सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा है। ये कह रहा है रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है ना, वो ना केवल क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद करती है, बल्कि वो कई ग्रीन जॉब्स भी प्रोवाइड करती है, और एनर्जी को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है, एनर्जी भी सिक्योर रखती है। ये कह रहे स्टूडेंट्स भी बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं, मतलब आप सब बच्चों सुन रहे हो, तो आप सब भी बहुत बड़ा रोल निभा सकते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व करके। ठीक है, सपोर्टिंग क्लीन एनर्जी को, कि आप भी कहोगे हम क्लीन एनर्जी कैंपेन चलाएंगे, और हम भी लोगों में जागरूकता फैलाएंगे, स्प्रेडिंग अवेयरनेस फैलाएंगे। ये कह रहा वर्ल्ड पावर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी प्रोमिसेस अ क्लीनर, सेफर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर जनरेशन टू कम। ये कह रहा अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करेंगे ना, तो इससे क्लीनर, सेफर और मोर सस्टेनेबल फ्यूचर बनेगा आने वाली पीढ़ी का। मतलब हमें सोलर एनर्जी का यूज करना पड़ेगा ज्यादा ज्यादा, ताकि हम पर्यावरण की रक्षा कर सकें। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी स्टिल कम्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स? अभी भी जो हमारे पूरे संसार में बिजली का जो उत्पादन होता है, वो अभी भी फॉसिल फ्यूल से कितना होता है? तो हमने अच्छे से पढ़ा था, और यहाँ पर 700 लिखा था 65%। ठीक है, तो ये आंसर क्या आएगा? 65% आ गया। ठीक है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स? ये कह रहा है इनमें से कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है? तो हमें पता है ना, वो कोयला नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, तो कोयला आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है व्हाट इज वन मेजर बेनिफिट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? ये हमें यहाँ पैसेज में से मिल जाएगा, और मैंने आपको अच्छे समझाया कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है। तो आप बताओगे कि सबसे बड़ा फायदा रिन्यूएबल एनर्जी का क्या है? यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन में से कौन सा दे रखा है? यहाँ लिखा ना, ये लिखा इट क्रिएट्स ग्रीन जॉब्स एंड रिड्यूस कार्बन एमिशंस, और ये हमें पैसेज में भी मिला था कि ये ग्रीन जॉब्स प्रोवाइड करता है। ये देखो, ये लिखा ना, लिखा ना ग्रीन जॉब्स। तो पैसेज में से ढूंढ के आपको करना है। अब यहाँ पे जैसे अगर आपको आंसर मिल गया और आपने फिर सीधा कर दिया आंसर, तो फिर फायदा नहीं ना। फिर नेक्स्ट है, कह रहे इन विच ईयर डिड रिन्यूएबल सोर्स प्रोवाइड नियरली 30% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी? आपको बताना कि जो रिन्यूएबल सोर्सेज है ना, ये ग्लोबली कितनी परसेंट एनर्जी जो है प्रोवाइड कर रहे हैं? तो हमने पढ़ा था कि 30% के अराउंड। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ा था ना, ये देखा। ठीक है, तो ये हमारा 30%, और ये सन हमें पता लगाना था ना, सन, तो सन ये लिखा। ठीक है ना, सन ये आ गया हमारा 2023। ठीक है, बी आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट है, वाई आर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कंसिडर्ड बेटर देन फॉसिल फ्यूल? तो ये आप अपनी लैंग्वेज में बना बना के लिख सकते थे। ठीक है, तो आपने बता दिया, ऊपर भी बता दिया कि ग्रीन जो प्रोवाइड करते हैं, क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करते हैं, तो आप और भी बातें लिख सकते हैं। ठीक है, कि ये क्लीन एनर्जी जो है उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो आप इसे में से जो भी है बता सकते हैं, क्योंकि अपने आप लिखना है, इसका एमसीक्यू भी नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर ये कह रहे जो फॉसिल फ्यूल्स है ना, वो कैसे हैं, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? तो जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है और क्लाइमेट चेंज होता है, तो वो जो फॉसिल फ्यूल्स है ना, वो दुनिया में लिमिटेड है। ये आपको अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के बेस पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आप सेक्शन बी पर आ जाइए। तो तीसरे क्वेश्चन में दोनों में से एक करना है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप कौन सा करेंगे। पर यहाँ तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको दोनों समझना है। ठीक है, तो देखिए 2 क्वेश्चन है यहाँ पर बोला गया कि आपको यहाँ पे हिंट दे रखा है। ठीक है, और बीच में आप देख रहे हो गैप है ना। आपको ना एक स्टोरी को कंप्लीट करना है,
मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ना एक स्टोरी राइटिंग किस तरीके से लिखी जाती है उसको एक बहुत अच्छा पैटर्न बना रखा है। कोई भी आ जाए ना, कोई भी स्टोरी आराम से बना लोगे आप। तो आप स्टोरी राइटिंग फिर ASC स्टार्टर लिख के यूट्यूब पे सर्च करो, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूं। तो यहाँ पर अब मैं इसका आंसर तो यहाँ करवा ही रहा हूँ। तो आपको ये स्टोरी राइटिंग करनी होगी, या ऑप्शन में आपके क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है डायरी एंट्री करनी है। तो दोनों में से आपको एक करना होगा। तो पहले स्टोरी राइटिंग पढ़ते हैं। ये कह रहा है आपको टाइटल भी दिखना होगा कहानी का, मतलब एक नंबर तो टाइटल लिखने का मिल जाएगा। ये कह रहा है सनी आफ्टरनून थी, दोपहर का मतलब समय था, और पार्क में खेल रहे हैं, और वॉलेट को नोटिस किया गया है, बेंच के नीचे पड़ा है, खोला गया वॉलेट को, पैसे निकले हैं, ID कार्ड निकला है उसमें, और फिर आपने कहा भाई मैं तो ओनर को इसको दूंगा या दूंगी। ठीक है, फिर आप उस एड्रेस में गए और आपने वॉलेट वापस कर दिया, आपने थैंक यू बोला और आपको आशीर्वाद मिला, आपको बहुत अच्छा लगा। तो समझ में आ गई कहानी कैसे बनानी है। कहानी बनानी है वॉलेट के ऊपर कि एक बेंच के नीचे वॉलेट मिला था और आपने उस एड्रेस पर, मतलब वॉलेट के अंदर एड्रेस भी था ये भी मान के चलेंगे, और फिर आपने उस एड्रेस को ढूंढ के उस घर में जाकर उस व्यक्ति को जिसका वो वॉलेट था उसमें पैसे भी थे, ID कार्ड भी था, आपने दे दिया। बस यही कहानी लिखनी है। और अगर जिसको इंग्लिश नहीं भी बनानी आ रही ना, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लाइन लिख के, देयर वाज ए वन सनी आफ्टरनून, आई वॉज प्लेइंग इन द पार्क, तो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करके, पास का यूज करके छोटे छोटे सेंटेंस बना देने हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आंसर देखो। देखिए, जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे लाइन को लिखा गया है। आप विश्वास कीजिए, अगर आपने इसे ध्यान से पढ़ा, ठीक है, और आपने इनको पढ़ा, जो आंसर को पढ़ा, आप कहोगे अरे तो बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, ठीक है, अब हम आंसर पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, और देखिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, मोटिवेट कीजिए। मैं और भी बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊंगा आपके लिए। आप खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए, मेरी तरफ से मोटिवेशन आपको। तो देखिए यहाँ पर आंसर सबसे पहले इसने बोला था एक नंबर टाइटल का है, तो हमने लिख दिया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। फिर आप बोलोगे, देखो इसी में से लिखना है। यहाँ पर जैसे ये लिखा था ना सनी आफ्टरनून, तो यहाँ पे हमने शुरू में थोड़ा सा लिख दिया इट वाज अ सनी आफ्टरनून, होगी लाइन। फिर यहाँ पे लिखा ना डैश, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आई, आप दो जने भी लिख सकते हो, वी वर। ठीक है, तो आई वॉज प्लेइंग इन द पार्क, सेम हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा लिखो, विद माई फ्रेंड, फ्रेंड के साथ खेल रहे थे। ठीक है, फिर आपने नोटिस करा ना, तो वाइल रेस्टिंग ऑन ए बेंच, जब बेंच पे आप रेस्ट कर रहे थे, तो आपने नोटिस करा एक वॉलेट को जो अंदर पड़ा हुआ था, देखो वैसे लिखा ना। ठीक है, तो आपको बस वही चीज देखनी है और थोड़ी थोड़ी लाइन अपने आप से लिखनी है। ठीक है, जो नीचे की तरफ पड़ा हुआ था बेंच के नीचे, और मैंने उसे उठाया, मैंने उसे खोला, देखो सिंपल सिंपल सेंटेंस है। उसमें कैश था, ये देखो यहाँ सब लिखा है ना इसमें, उसमें ID कार्ड था, देखो बहुत सी चीजें इसी में से मिलेंगी। फिर ये देखो इसको यूज किया गया, आई डिसाइडेड, देख रहे हो आप, सिंपल सिंपल लिखा गया है। ठीक है, तो इस बात पे लाइक जरूर कर देना जिन्होंने अभी तक नहीं किया। ठीक है, तो आई डिसाइडेड टू फाइंड द ओनर, मैंने डिसाइड करा कि मैं ओनर को फाइंड करूंगा, और वेंट टू द नियर बाय एड्रेस, उसके बाद यहाँ पे इसकी जगह लिख देंगे, यहाँ पर ही देखो। ठीक है, और मैंने डिसाइड किया ओनर को फाइंड करने के लिए, फिर द एड्रेस मेंशन्ड वाज नियर बाय। अच्छा, ये आपको बताना पड़ेगा ना कि भाई उसके अंदर जो आपको मिला था वॉलेट, उसके अंदर एड्रेस लिखा था। तो सो आई वेंट देयर, मैं वहां गई या गया। एन ओल्ड मैन ओपन द डोर, और एक बूढ़े से आदमी ने उस दरवाजे को खोला। व्हेन आई गेव द हिम द वॉलेट, जब मैंने उसे वॉलेट दिया, वो बहुत खुश हो गया, उससे मुझे थैंक यू बोला, आशीर्वाद दिया। देखो सारा इसी में, और मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। ठीक है, और खुशी महसूस हुई। ठीक है, कि उसने, मैंने बहुत अच्छी ये चीज की है, मतलब हम अपने आप को बोल रहे हैं ना यहाँ पे आई। लगभग ये 100 वर्ड्स में कंप्लीट हो गया। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 100 वर्ड्स में, क्योंकि यहाँ पे लिखा था ना ये, तो हमने इसमें कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड देखो। सेकंड देखिए, अगर आप डायरी एंट्री, अगर आपको अच्छे से आते तो डायरी एंट्री कर सकते हैं। और ये कह रहा है आपने अभी अभी स्कूल ट्रिप में आप गए हैं साइंस म्यूजियम की। ठीक है, ठीक है, साइंस म्यूजियम में ट्रिप पर गए हैं, और डायरी एंट्री अब आपको लिखनी है कि वहां पर क्या क्या हुआ था। ठीक है, आपको डिस्क्राइब करना है, और आप ये भी लिख सकते हैं कि आपने उसमें क्या देखा, आपने क्या सीखा,
और आपका कैसा अनुभव था। ठीक है, साइंस में आपको ये सारा लिखना है, जो जिसकी वजह से आप साइंस के प्रति और ज़्यादा मतलब आपका इंटरेस्ट जाग गया। ठीक है, तो देखिए आंसर, सबसे पहले जो ये आंसर है ना, आपको डेट लिखनी है। जैसे अब 10 जनवरी को लिखा गया तो मैंने 10 जनवरी यहाँ लिखी है। फ्राइडे के दिन 9 बजे डायरी। ठीक है, आपको रात का टाइम में लिखना है, जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हो वही डेट डाल देना। ठीक है, या उससे एक पहले की डेट डाल देना। ठीक है, ज़्यादा पहले की मत डालना। ठीक है, समझ के करना, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में यूज़ करो कि आज मैं जो है ना स्कूल ट्रिप पर कहाँ गया था, साइंस म्यूजियम में गया था। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन में से था, अभी तक पहली लाइन तो क्वेश्चन में से ही होती है, देखो। ठीक है, तो अब बच्चे कुछ नंबर ले पाए, क्वेश्चन से कैसे लिखा जाता है वही इस बात पर यहाँ पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो इट वॉज एन एक्साइटिंग एंड एजुकेशनल एक्सपीरियंस, ये एक्साइटिंग और एजुकेशनल एक्सपीरियंस था। ठीक है, और मैंने जो है मॉडल देखा था वहाँ पे सोलर सिस्टम का, आप कुछ भी लिख सकते हो वहाँ पर। आपने क्या क्या देखा, रोबोट्स देखे, ह्यूमन बॉडी देखी, और स्पेस की गैलरी जो थी वो मेरी फेवरेट थी। ठीक है, मैंने वहाँ पर प्लैनेट के बारे में सीखा, सैटेलाइट के बारे में सीखा, मॉडर्न मैंने वहाँ पे इन्वेंशंस के बारे में सीखा। और फिर आगे पढ़ते हैं। द गाइड एक्सप्लेन एवरीथिंग क्लियरली, जो वहाँ पर गाइड था ना उसने हर चीज अच्छे से एक्सप्लेन करी। फिर आगे, द विजिट इंक्रीज माई इंटरेस्ट इन साइंस, जब मैं वहां पर गई ना तो इससे क्या हुआ, मेरा इंटरेस्ट साइंस में जाग गया। अब पता है साइंस का क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा था ना कि आपने वहां सीखा और आपको अपना एक्सपीरियंस बताना कैसा रहा, कि जिसने आपको साइंस के प्रति इंस्पायर कर दिया, तो इसलिए साइंस का लिखा है। अगर आप कुछ और भी लिखेंगे तो ठीक है, थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग लिखो। ठीक है, और फिर आप और जरा उत्सुक हो गए साइंस को और जानने के लिए, और उसकी वजह से आप इंस्पायर हुए कि आप साइंटिस्ट बनोगे फ्यूचर में। ठीक है, आई फेल्ट इंस्पायर्ड टू बिकम अ साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, इट वॉज अ वंडरफुल एंड मेमोरेबल डे। ठीक है, ये वंडरफुल और मेमोरेबल डे था। इस तरीके से लगभग 100 वर्ड्स में से भी लिख दिया गया। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर चौथे क्वेश्चन पर, आपको चौथे का ए पार्ट करो या बी पार्ट करो, दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक बात और बोलूँ कि यहाँ पर ये जो आप डायरी एंट्री देख रहे हैं ना, तो डायरी एंट्री ASC स्टार्टर लिख के आप सर्च करोगे, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, हो सकता है ऊपर ना आई हो, नीचे आ रही हो, चेक कर लेना। ठीक है, आपका सपोर्ट रहेगा तो ऊपर भी आने लग जाएगी वीडियोस। ठीक है, तो अब चौथे का ए पार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, और ए में यहाँ पर हमें बोला गया लेटर करो, और बी में हमें बोला गया है कि आपको एनालिटिकल पैराग्राफ करना है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक करेंगे, पर हम दोनों ही समझाएंगे आपको। यहाँ बोला गया कि आप रोहन या रोहिणी हो, ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल में हो, वाराणसी में हो, द फैंस एंड द लाइट्स इन सेवरल क्लासरूम्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, आपके स्कूल के अंदर ना ना तो पंखे काम कर रहे हैं, ठीक है, और ना ही लाइट्स काम कर रही हैं अच्छे से। इससे क्या हो रहा है, जो स्टूडेंट्स है ना उनकी जो स्टडी है वो कंफर्टेबल तरीके से नहीं हो पा रही। अब आपको लेटर लिखने के लिए कहा गया कि प्रिंसिपल को लेटर लिखो 100 वर्ड्स में, रिक्वेस्ट करो कि इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स जो है वो करवा ले जल्द से जल्द। ठीक है, मतलब अब देखो लाइट ही नहीं होगी तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे, है ना। तो आपको लेटर लिखना है, तो ये पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है, और आपको लेटर इसमें करके दिखाना है, तो करते हैं। एक बात और बोल देता हूँ मैं आपको कि देखिए जो लेटर वगैरह हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना जुड़ने के, ये सेम आएंगे, कोई नए आ सकते हैं। ठीक है, वो मैं अलग से और वीडियोस लाऊंगा जो इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इनको भी तैयार कर लेना, बाकी मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर स्टैंडर्ड डस्ट, जैसे हमने अपना डस्ट रोहन लिखा, क्लास 8 से लिख दिया। ठीक है, ये वर्ड मत लिखना। ठीक है, तो रोहन लिखा, क्लास 8 से लिखा। फिर आपको क्या बोला गया था कि आपको स्कूल का नाम लिखना है, स्कूल का नेम लिख दिया, फिर डेट लिख देना। ठीक है, लिख दिया पूरा हमने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर किसको लिखना है, डेट के बाद प्रिंसिपल को लिखना है, रिसीवर कौन है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, स्कूल का नाम वाराणसी, ये पूरा लिख दिया। पैटर्न देख लो फॉलो क्या करा है, सबसे पहले इसने सेंटर बोला था, फिर डेट, फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, ये हटा दो, सबसे पहले हमने अपना यहाँ पूरा लिख दिया। ठीक है, अगर आप इसकी जगह एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे तब भी चल जाएगा, एग्जामिनेशन हॉल।
ठीक है। और उसके बाद फिर आपको डेट लिखनी है। फिर उसके बाद आपको जो है ना ये पूरा का पूरा जो है ये एड्रेस लिखना है जो आपके स्कूल का है। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन में से देख के लिखा है। फिर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जरूर लिखना है। किस चीज़ के लिए हम लेटर लिख रहे हैं, रिक्वेस्ट फॉर रिपेयर ऑफ फैंस एंड लाइट्स। ठीक है, यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन है ये ना फैंस एंड लाइट्स की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ज़्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, मेन पॉइंट लिखते अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो उसने थोड़ा बड़ा भी लिख देना सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हमें कैसे पता लगेगा कि हमें किसके रिगार्डिंग लिखना है, तो लास्ट से थोड़ी हिंट मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये लिखा ना रिक्वेस्टिंग हिम, ये लिखा। अगर किसी बच्चे ने ये भी लिख दिया तब भी ठीक है। ठीक है, देखिए अब यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद क्या लिखना है हमें, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, जो भी आप लिखना चाहें, नहीं तो इसी तरीके से लिख देना। ठीक है, तो आप बोलोगे आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट, मैं आपको ये ध्यान दिलवाना चाहता हूँ दैट द फैंस एंड लाइट्स इन सेवरल क्लासरूम्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। देख लो, सारी ये लाइन क्वेश्चन में से लिखी गई है। ड्यू टू दिस स्टूडेंट्स आर फेसिंग ग्रेट डिफिकल्टी इन स्टडिंग, ये भी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में से ही है, थोड़ा हमने चेंज करके लिख दिया। स्पेशली ड्यूरिंग हॉट वेदर, गर्मी में तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ठीक है, द क्लासरूम्स बिकम अनकंफर्टेबल, क्लासरूम जो है वो अनकंफर्टेबल हो गए एंड इट अफेक्ट्स अवर कंसंट्रेशन, ये हमारा कंसंट्रेशन बिगाड़ रहे हैं। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू अरेंज फॉर द इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स एट द अर्लीस्ट फॉर द कंफर्ट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, प्रार्थना कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी मतलब इलेक्ट्रिकल जो रिपेयर्स है वो कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू यूसुफ बिरंडी, आपका नाम फिर क्लास, क्योंकि बोला गया था क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है, ये जैसे आप एग्जाम में ना ब्रैकेट में ऐसे लिख देना कि हमने अप्रोक्स 100 वर्ड का यूज़ किया है। ठीक है, भाई टीचर को ध्यान दिलवाने के लिए, भाई हमने करा है सर, हमें फुल मार्क्स चाहिए, हमने कोई भी गलती नहीं करी। ठीक है, इस तरीके से एक आइडिया हो जाता है ना, लिखा ना अबाउट 100 वर्ड्स, क्योंकि कहीं ना टीचर सोचता है कि छोटा लिखा है बच्चे ने, तो इसलिए भाई हम जो क्वेश्चन बोले उसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, इसलिए। ठीक है ना, तो थोड़ा सा एक टीचर को बताने के लिए होता है। वैसे तो जो भी समझ गए ना, आगे सुनते हैं, चौथे क्वेश्चन पर आ जाइए। मतलब मैं यही चाहता हूँ कि भाई जो मेरे स्टूडेंट बच्चे पढ़ रहे हैं फुल मार्क्स लाए, है ना। चलो देखो, ये है कि अब फोर्थ का जो बी है, दोनों में से एक करना, हम तो दोनों करेंगे। ये कह रहा है आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है 100 वर्ड्स में। टॉपिक आपको बता दिया गया है कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन सिटीज। आपको तो पता है कि भाई सिटीज में कितना ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, हम तो फेस ही कर रहे हैं दिल्ली में रहने वाले। ये कह रहा है कि आपको डाटा को यूज़ करना है और आपको हाईलाइट्स करने हैं कौन से फैक्टर है, विच फैक्टर्स कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट, सबसे ज़्यादा कौन सा फैक्टर है जो पोल्यूशन को फैला रहा है। ठीक है, और आपको पॉसिबल मेजर्स भी बताने हैं कि पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और आपको हिंट दे दी। ठीक है, देखो यहाँ बता रखा है कि भाई जो व्हीकल से पोल्यूशन होता है वो 45% है, मतलब सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन है ना वो गाड़ियाँ फैला रही हैं। तो इसका मतलब गाड़ियों में हमें अगर चेंज कर दे तो हमारी दिल्ली कितनी सुरक्षित और मतलब पोल्यूशन फ्री हो जाए। यानी कि अगर हम सोलर सिस्टम का यूज़ कर दें, इलेक्ट्रिकल वाली गाड़ी निकाल दें, तो दिल्ली में पोल्यूशन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि सर देखो 45% तो व्हीकल्स ही कर रही हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट 25% है, कंस्ट्रक्शन का डस्ट 15% है, और ये जो कूड़ा कचरा जलाते हैं 10% है, बाकी और 5% हो गए। मेन तो इसका मतलब ये है, अब आपको इसको एनालाइज करके एक्सप्लेन करना है, जैसे मैंने अभी लिखा बताया आपको क्या करना चाहिए। ठीक है ना, तो अब हम समझते हैं इसको। अब देखिए आंसर पढ़ते हैं। तो देखो, एयर पोल्यूशन इज अ मेजर प्रॉब्लम इन सिटीज टुडे। देखो कुछ हिंट क्वेश्चन में से मिल जाती है, वो उतार देना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, जैसे बच्चों को जैसे इंग्लिश वगैरह कमजोर है ना, अभी वो सीख रहा है इंग्लिश, तो थोड़ी बहुत जो लाइन्स हैं वो पैसेज में से ले ला करो। लेकिन कुछ लाइन तो आपको बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएंगी, बाकी आप बना बना के लिख दो, तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं हर बच्चे का ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू डाटा, डाटा के अनुसार, जैसे कोई भी और आ जाए ना क्वेश्चन, तो आप ये लिख देना अकॉर्डिंग टू डाटा, फिर जो जो हिंट है यहाँ पे इसी को लिख देना, जिसको इंग्लिश में भी प्रॉब्लम आ रही है। बाकी मैंने जैसे लिखा है, बाकी बच्चे स्टडी करके और अच्छे इंप्रूव करें। ठीक है ना, तो 45% ऑफ द पॉपुलेशन इज कोज्ड बाय व्हीकल्स एमिशन, मेकिंग इट इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर। देखा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा है ना, तो हमने लिखा नहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इंडस्ट्रियल स्मोक जो है वो 25% कर रहा है, जबकि कंस्ट्रक्शन जो वो 15% कर रहे थे। वो लिखा है, सारी बातें यही है,
तो छोटी छोटी लाइनों को जोड़ा गया है, इस चीज को आपको सीखना है, ठीक है। और ये अगर कूड़े कचरे को जलाया जा रहा है वो 10% है, और अदर सोर्सेस जो है वो 5% जो है पोल्यूशन फैला रहे हैं। तो देखो जिसको जैसे इंग्लिश अभी काफी वीक है ना बच्चा, अगर वो इसको भी यूज कर रहा है तो उसे मुझे पूरा विश्वास है इस वीडियो से बड़ा बेनिफिट मिल रहा होगा। ये कह रहे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पीपल और पब्लिक जो है ना, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करनी चाहिए, क्योंकि सजेशन मांगा है ना। जैसे मैंने अभी सोलर सिस्टम का एग्जांपल दिया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करी, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो इसमें। प्लांट्स लगाने की बात करो, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बात करो, जो गाड़ियां। तो इस तरीके से हो गया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेक्शन सी पर आ जाते हैं। तो सेक्शन सी हमारा ग्रामर का है, तो ये तो 14 मार्क्स की है, ठीक है। तो इसको फटाफट हम कर लेते हैं सॉल्व। देखिए यहाँ पर पहला है, इन्होंने बोला है कि आपको कंजक्शन यहाँ पे यूज करनी है, ठीक है। कंजक्शन मतलब होता है जो दो सेंटेंस को जोड़े। ये कह रहा है आई वॉन्टेड टू गो आउट, ठीक है, मैं बाहर जाना चाहता था, डैश इट स्टार्टेड रेनिंग, लेकिन बारिश हो गई। तो लेकिन वर्ड निकल रहा ना मुंह से, तो बट आ जाएगा, ठीक है। जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं ना उन्हें बोलते हैं कंजक्शन। तो वो कैसे जोड़ रहे हैं हमें पता लगाना पड़ेगा, एंड का लगाना, सो का लगाना, बट का लगाना, बिकॉज का लगाना। तो आप कंजक्शन की बहुत प्रैक्टिस करना। फिर नेक्स्ट है यू कैन हैव आइसक्रीम डैश केक आफ्टर डिनर। देखो ये कह रहा है, अब ये कह रहा है डिनर के बाद आप जो है क्या ले सकते हो, आइसक्रीम केक। अब दोनों तो लोगे नहीं, एक ही तो लोगे, तो आप क्या लगाओगे, और। मतलब आप आइसक्रीम या केक आप डिनर के बाद ले सकते हैं, मतलब खा सकते हैं। मीठा लेना होता है ना, खाने में कई लोग मीठा खाते हैं, तो और लगाएंगे यहाँ पे, या दोनों में से एक। ये कह रहे ही डिडंट कम टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आया डैश ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था। ये मतलब निकल रहा है ना, वो स्कूल क्यों नहीं आया, क्योंकि वो बीमार था। क्योंकि आ रहा, क्योंकि, तो क्योंकि ए ले डी मतलब बिकॉज लगा देंगे। फिर नेक्स्ट है डैश ही इज यंग, ही इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। देखो ये कह रहा है वो, हालांकि हालांकि निकल रहा है, हालांकि वो बहुत ज्यादा यंग है, फिर भी वो बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि युवा पीढ़ी क्या करती है, लापरवाही बहुत करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल दो मीनिंग निकल रहा है, इसलिए ऑल दो आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है द टीचर प्रेज हिम डैश ही हैड वर्कड हार्ड, टीचर ने उसकी प्रशंसा करी क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, हार्ड वर्क करा था। तो क्या आएगा, बिकॉज, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है यहाँ पर, यहाँ बोला गया कि आपको ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज एन एरर, इस पूरे सेंटेंस में एक गलती है और आपको उस गलती का पता लगाना है, उसको ठीक करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो शी डू नॉट लाइक ईटिंग मैंगो, ठीक है, उसे जो है मैंगो खाना पसंद नहीं है। तो आपको पता लगाना है इसमें क्या गलती है। देखो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर डू लिखा है ना, तो डू की जगह क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो द बॉयज वॉज प्लेइंग इन द पार्क, लड़के बहुत सारे हैं, और यहाँ पे सिंगुलर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगेगी। तो यहाँ बॉयज बहुत सारे हैं तो वास का वर्ब हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अभी आंसर आपको दिखा रहे तो फिर ये ना कि एकदम आंसर दिख जाएंगे ना, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, फिर आपका ध्यान आंसर में चला जाएगा। तो इसमें बताओ आई डिडंट सो हिम एट द बस स्टॉप, जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, ठीक है, ये जैसे यहाँ लिखा है, तो उससे पहले जो है ना, उससे पहले जो है डिड नॉट नहीं होना चाहिए। और अगर जब डिड नॉट लिखा आ जाए तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, यहाँ पे इन्होंने सेकंड लगा दी, तो सा की जगह क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। फिर ये कह रहा है शी इज नोइंग द आंसर, ठीक है। तो अब आपको ये पता लगाना है शी इज नोइंग द आंसर, वह आंसर जान रही है, ठीक है। तो यहां पर हम इस पूरे को गलत मान लेंगे, ठीक है। तो इज नोइंग की जगह लिख देंगे शी नोज द आंसर, वह आंसर जानती है, इस तरीके से लिखेंगे, सिंपल पेरेंट के रूप में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दे हैज, देखो प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी, तो हैज की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर हैव आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि एरर क्या है, डू, इसका करेक्शन क्या होगा, डज, और वास की जगह यहाँ पे आएगा
वर, ठीक है। उसके बाद जब डिड नॉट लिखा है तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है सी, ठीक है। और शी इज नोइंग द आंसर है तो शी, ठीक है, नोज द, हम कर देंगे यहाँ पे शी इज नोइंग, नोज कर देंगे। और एक अगर हम चाहें तो यहाँ पर फिर आंसर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आंसर जान रही है, मतलब बहुत सारे उत्तरों को जान रही है वो, ठीक है। तो मुझे बेस्ट ये लगा कि इस नोइंग की जगह नोट्स लिखना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर करा। अगर आप यहाँ पे आंसर्स लिख दोगे तो वो भी ठीक हो सकता है। फिर दे हैज की जगह यहाँ पर हैव लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाओ। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये 7वें नंबर पर है। इसने बोला कि आपको सेंटेंस को केयरफुली पढ़ना है, ठीक है, और डायरेक्ट स्पीच है उसको इंडेक्स स्पीच में आपको बदलना है, ठीक है। तो देखिए, द टीचर सेड डोंट मेक नॉइज, तो इसका आंसर करना है। तो देखो, सबसे पहले ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, देखो करो फुल स्टॉप है, हाँ। दूसरा देखो करो सैड है या सैड टू लिखा है, आप देखोगे सिर्फ सैड लिखा है, और सैड लिखा है तो सैड ही रहता है। तो अब इस क्वेश्चन को कटिंग वाले तरीके से किया जाता है। तो ये कट गया, फुल स्टॉप है तो सैड ही रहेगा, और ये टोल्ड वाला कट गया। अब हमारे पास दो बचे, ठीक है। अब देखना दोनों में से कौन सी चीज सही है। द टीचर सैड हो गया, सैड का सैड हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिखा डोंट मेक अ नॉइज, सैड नोट मेक अ नॉइज, या सैड देम नोट टू मेक अ नॉइज। तो यहाँ पर ना ये सैड नोट मेक नहीं बनेगा, ये चीज गलत हो गई। और यहाँ पे सैड क्योंकि टू लगाना पड़ेगा वर्ब के पहले, ताकि वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहे। इससे आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर हमें क्या पता लग गया, सी पता लग गया। अगर यहाँ टू लिखा होता ना सैड टू, तो हम टोल्ड वाला कर देते, ठीक है। तो बारीकी से आपको ध्यान रखना है। फिर सेकंड है ही सैड आई एम रीडिंग ए बुक, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी सैड लिखा है तो टोल्ड वाला हटा देंगे, ठीक है। और फुल स्टॉप लगा हुआ है, ठीक है। और देखो सैड लिखा तो से वाला हटा देंगे, क्योंकि पास्ट है तो पास्ट में रहेगा, ठीक है। फिर सैड जो इन्वर्टेड कॉमेस किया दैट लगाते हैं, तो यहाँ पे भी दैट लगा, यहाँ भी दैट लगा है। आई की जगह क्या हो जाएगा, ये ही है, लड़का है तो ही रहेगा। एम का वास हो जाएगा, तो ये आंसर इसका ए आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो इन्होंने इसे एम आर यहाँ लिखा, इसका यूज ही नहीं करा था डी में, ठीक है। इस तरीके से करना है। बाकी मैंने नरेशन की भी वीडियो बना रखी है, आप नरेशन लिख के ए एस सी स्टार्टर लिखोगे, आपको 1 घंटे की वीडियो मिलेगी, बहुत डीपली सिखा रखा है, प्लीज देखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है मदर सैड टू द चाइल्ड वाई आर यू क्राइंग। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क होता है ना तो सैड की जगह आस्क लग जाता है। तो पहले आस्क के अलावा वाले हटा दो, हटा दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ दोनों देखो, यहाँ पे ये मदर आस्क द चाइल्ड हो जाएगा, दोनों में सेम लिखा है। फिर वाई का वाई रहता है, ठीक है। उसके बाद यू कौन है, यू चाइल्ड है, चाइल्ड को लड़का मान लेते हैं, दोनों ने लड़का मान रखा है। लेकिन याद रखना जब हम आंसर करते हैं ना तो वाई के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, मतलब डब्ल्यू एस फैमिली के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट। यहाँ पर इन्हें हेल्पिंग लगा दी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी गलत हो गया, इसलिए आंसर क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया कैसे। और याद रखना जब क्वेश्चन होता है ना तो उसका आंसर बन जाता है, और आंसर बनने के लिए डब्ल्यू एस फैमिली के बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट कौन है, ही शी आई मी, तो इस तरीके से मी नहीं, ही शी इट वी वगैरह जो दे होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा ए आ गया। फिर नेक्स्ट देखो, रोहन सैड आई विल हेल्प यू, तो फुल स्टॉप लगा है, तो लेकिन सैड लिखा है, सैड लिखा है तो ये सैड है तो सैड ही रहता है, ये वाले दो हटा दो, ठीक है, हटा दिए हमने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दो बचे। आपको पता है कि जब फुल स्टॉप तो डैड लगता है, दोनों में डैड लगा है। आई कौन है, रोहन लड़का है, तो इन्हें ही यहाँ पे कर दिया, लेकिन यहाँ ही करना भूल गए तो गलत है। और विल का वुड हो जाता है, यहाँ पे करा है, ठीक है। हेल्प का हेल्प होगा, यू कौन है, ठीक है, मान लो मैं अपने आप को मान रहा हूँ तो मी, तो ये ए सही हो गया, ठीक है। मतलब रोहन मुझसे कह रहा है, क्योंकि लिखा नहीं ना कि रोहन क्या किससे रहा है, ठीक है। और ये तो देखो मैंने इसको सॉल्व कर दिया, बाकी अलग से आपको रूल इसके अच्छे से आने चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम 8वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर अब मोडाल्स आपको यहाँ फिल करना, मॉडल वर्ब आपको भरनी है। तो आपको बता भी दिया इस बार कि ये 4 है, आपको भरना है। तो यू डैश फिनिश योर होमवर्क बिफोर प्लेइंग, मतलब देखो आपको खेलने से पहले ना अपना होमवर्क करना ही करना है। तो जहां पर
ऑब्लिगेशन आ जाता है, जहाँ पे कानून की भी बात आ जाती है ना, जहाँ पे ना करने पे सजा मिले, वहां मस्ट लगाते हैं, तो यहाँ मस्ट आ जाएगा। ठीक है, कानून की बात नहीं, लेकिन ऑब्लिगेशन आ गया कि होमवर्क करना है खेलने से पहले, इसलिए लगाया मस्ट। फिर नेक्स्ट है वी डैश हेल्प द पुअर एंड नीडी, तो ये एक एडवाइस देने की बात की जा रही है। ठीक है, कि हमें जो है गरीब जो लोग होते हैं, जो जरूरतमंद लोग होते हैं, उनकी मदद करनी चाहिए, तो शुड आ जाएगा। आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर इजिली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा कि भाई मतलब मैं जो है नदी को आसानी से पार कर सकता हूँ तैर के, तो ये उसकी क्या है, एबिलिटी है, तो कैन लगा देंगे। फिर डैश आई बोरो योर नोटबुक फॉर अ डे, तो क्या मैं तुम्हारी जो है किताब ले सकता हूँ एक दिन के लिए, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, एक तरह से प्रार्थना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो मैं लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, ये तो इजी था। और मोडास की भी मैंने वीडियोस बना रखी है, मोडास एक ऐसे स्टार्टर लिखना, आपको वीडियो मिलेगी। अब उसके बाद जो है लिटरेचर हमारा स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये 20 नंबर का है। तो देखिए सबसे पहले पैसेज है, ये कह रहा ऑल दिस थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स। मतलब उसके दिमाग में आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है कि लोग जो है ना वो क्यों पहाड़ पे चढ़ते हैं। तो जब वो ऊपर चढ़ा ना, तब उसे रियलाइज हो गया, हाँ भाई लोग क्यों चढ़ते हैं पहाड़ पे। आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा ना, तो समिट विद इन, उसी से लिया गया है। ये कह इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देना आसान नहीं था। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड, और लोग जो आंसर बोलते थे वो सिंपल ही हो सकता है कि बिकॉज इट इज देयर, क्योंकि वो वहां पर है इसलिए लोग चढ़ते हैं। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा डिफिकल्टीज है। मैन टेक्स रिलाइट टू ओवर कमिंग ऑब्स्टेकल्स, ये कह रहा आदमी जो है ना उसे बहुत खुशी होती है जब वो रुकावटों को पार कर लेता है। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, यहाँ पे जो ऑब्स्टेकल है ना, जो इतनी बड़ी रुकावट है, वो फिजिकल है। अ क्लाइंब टू अ समिट मींस एंड्योरेंस, अगर आप किसी समिट पर चढ़ रहे हैं तो आपकी, इसका मतलब पता है क्या है, आपके अंदर एंड्योरेंस है, परसिस्टेंस है एंड विल पावर है। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से क्वेश्चन में भी पूछी जाती हैं। फिर आगे द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सलरेटिंग एज इट वाज फॉर मी आल्सो। ये कह रहा है कि ये जो प्रदर्शन किया जाता है ना फिजिकल क्वालिटीज का, इसमें किसी को कोई शक नहीं, ये काफी एक्सलरेटिंग है, और मेरे लिए भी ऐसा ही है। अब हमने पढ़ लिया, अब इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो सारा पैसेज में से मिल जाते हैं, एक आधा नहीं मिलता, वो हमें अपने आप लिखने पड़ते हैं जो हमने चैप्टर पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला बोला गया है कि व्हाट क्वेश्चन डिड द राइटर आस्क हिमसेल्फ, जो राइटर है ना उसने कौन सा क्वेश्चन अपने आप से पूछा था। तो उसने ये पूछा था ना, यही ये रहा, देखो यहाँ से देख के ले देंगे ये, कि वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स, कि लोग पहाड़ पर क्यों चढ़ते हैं, है ना। ठीक है, ये आप आंसर लिख दोगे ये ला। ठीक है, ये आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट क्वालिटीज डज क्लाइंबिंग अ माउंटेन डिमांड, बताओ अगर आप पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो यहाँ पर तीन बताई गई थी जो मैंने अभी आपको बताया था, एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। ठीक है, आप वो पैसिव में से बता सकते हैं पूरी। ठीक है, यहाँ पर ये लिखिए, है ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हाउ डिड द राइटर फील आफ्टर डेमोन्स्ट्रेटिंग दिस फिजिकल क्वालिटीज, जब उसने इस प्रकार की फिजिकल क्वालिटीज जब उसने ये पा ली तो उसे कैसा, या प्रदर्शित कर ली तो उसने कैसा फील किया। एक्सिलरेटिंग एंड जॉयफुल। ठीक है, क्वेश्चन में से देख के लिख दो जो बोला है यहाँ पर ये। ठीक है, जॉयफुल अगर नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है ट्रू फॉल्स बताइए। ये कहता है ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर मेनली मेंटल, ये कह रहा है जो पहाड़ी पर हम चढ़ते हैं जो रुकावटें आती हैं वो मेंटल होती हैं। बताओ, मतलब मेंटली होते हैं, दिमाग से होते हैं, या फिजिकल होती हैं। तो हमने अच्छे से एक एक पढ़ा था, ये लिखा फिजिकल। देखो कम से कम बुक में आपके हर चैप्टर है, आप हर चैप्टर के एक एक लाइन को तो अच्छे से स्टडी कर सकते हैं ना। तो अगर आपने पेपर में जाके पैसेज में स्टडी कर रहे हो ना, तो वो टाइम वेस्ट है। आपने चैप्टर पहले से पढ़े होने चाहिए अच्छे से। ठीक है, फॉल्स आ गया। फिर नेक्स्ट है क्लाइंबिंग अ माउंटेन प्रेजेंट ग्रेट डैश, बताओ अगर हम माउंटेन पर चढ़ते हैं तो वो क्या है, ग्रेट क्या होती है, बाउंड्रीज होती है, डिफिकल्टीज होती हैं। तो आपको पैसिव में से देख कर ही बताना था। ठीक है, तो डिफिकल्टीज यहाँ पर आप बता दोगे। ठीक है, ठीक है, यहीं से देख के आपको बताना।
ओके, तो ये आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है 10वें नंबर पर, ये हमें एक्सट्रैक्ट दे रखा है, ये स्टेंजा दे रखी है, इसे पढ़कर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ लिखा है आई लव टू राइज इन समर मॉर्न, मतलब मुझे ना गर्मी की सुबह सुबह उठना पसंद है। व्हेन द बर्ड सिंग्स ऑन एवरी ट्री, जब पेड़ पर हर पक्षी जो है चहचहाते हैं। द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, और किस जो दूरी पर जो हवा एक तरह से अपना हॉर्न बजाती है, ठीक है। एंड द स्काईलार्क्स सिंग्स विद मी, और जो स्काईलार्क्स है वो मेरे साथ गाते हैं। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, कितनी अच्छी लगती है उनके साथ कंपनी। यहाँ पर पोएट ने बोला, ये स्कूल बॉय है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला हाउ डज द पोएट फील ऑन समर मॉर्निंग, बताओ कैसा फील कर रहा है, उसे बहुत अच्छा फील कर रहा है। कौन सी साउंड जो है पोएट सुनना चाहता है मॉर्निंग में, ये लिखा बर्ड्स की साउंड सुनना चाहता है। यहाँ पे पोएट का मूड कैसा है, बहुत ज़्यादा अच्छा मूड है ना उसका। तो बस आपको पढ़ के बताना है, और यहाँ लिखा है आपको 2 करने होंगे, ठीक है। 3 दिए होते तो 2 करने हैं। क्वेश्चन में पढ़ ला करो ऑप्शन कितने, मैं तो सारे करवा रहा हूँ यहाँ, ठीक है। ठीक है, तो अब आंसर देख लो, पैसेज में से उतार देना है, ठीक है। तो बाकी थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा है, तो आप जितना उसमें लिखा है वो भी लिख सकते हो। थोड़ा एक्स्ट्रा है कि कई बच्चे पूरा डीपली पढ़ते हैं सुनते हैं, इसलिए थोड़ा सा हो गया, ठीक है। साउंड जो है हमने पढ़ी ली ऊपर बर्ड्स की, ठीक है। और पोर्ट का मूड कैसे है, हैप्पी है, चेयरफुल है, ठीक है। अपने आप बना के लिख देना, कुछ भी लिख सकते हो आप जो आपको लग रहा है उसमें सही होगा तो नंबर मिलेंगे, ठीक है। देखिए उसके बाद अभी हमारा पेपर ये पूरा होने वाला है, और यहाँ पर अब से 30 से 40 वर्ड में बोला गया है, और 5 क्वेश्चन है, आपको इसमें से कोई 4 करने हैं, ठीक है। और इस बार पता है क्या है, देखो बहुत अच्छा आपके लिए डील कर रही है, आपको बता भी दिया कौन से चैप्टर से है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। मिड टर्म में भी ऐसे किया गया था, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को समझने में और आंसर देने में, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है कि हु फाइनली मेड द लास्ट बार्गेन विद द स्पीकर, बताओ फाइनली किसने लास्ट बार्गेन किया था, उस छोटे से बच्चे ने ना, जिससे बदले में कुछ भी नहीं चाहा था, नथिंग, है ना। तो आप ये लिखो द स्पीकर फाइनली मेड द लास्ट बार्गेन विद द लिटिल चाइल्ड। देखो आपने जो आप याद किए होंगे ना आंसर, वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप देख लो कि आपकी बातें जो आपने आंसर में याद करी वो लिखी है नहीं, या नहीं लिखी, ठीक है। तो चाइल्ड ने क्या ऑफर कर दिया, नथिंग, मतलब ना पैसा ना पावर, केवल फ्रीडम। मतलब ये था कि पोइट अगर उसके लिए काम नहीं करेगा तो वो जा सकता है, मतलब गुलाम बन के नहीं रहेगा ना, है ना। और पोइट को वही चीज अच्छी लगी थी, फ्रीडम। दिस मेड द स्पीकर फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, उसे पोइट को बहुत अच्छा लगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट क्वालिटीज ऑफ द जोड़ी आर रिवील्ड इन द स्टोरी, बताओ जोड़ी की अपने क्या क्वालिटी देखी भाई उसके अंदर ना, जो केयरिंग था, काइंडनेस थी उसके अंदर। देखो वो चाहता कि भाई जो हिरनी मर गई थी उसका बच्चा वहां था, तो उसे क्या लेना था, उसके पापा तो बच गए थे ना, लेकिन जो बच्चा बच्चा हुआ था ना वहां पर अकेला था, उसके प्रति उसकी दया थी, और ये दया होनी बहुत जरूरी होती है। तो जोड़ी भी एक काइंड था, केयरिंग था, कंपेशनेट था, उसे सिंपैथी थी उस वाउंडेड डियर को लेकर, और उसने जोर डाला था कि वो बचाना चाहता है उसके फोन को, ठीक है। और ये दिखाता है कि उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लव है एनिमल के प्रति, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं वाई वाज द ऑथर एक्साइटेड टू मीट स्टीफन हॉकिंग, बताओ राइटर या ऑथर इतना एक्साइटेड क्यों था स्टीफन हॉकिंग से मिलने के लिए। अब बोलोगे द ऑथर वाज एक्साइटेड बिकॉज स्टीफन हॉकिंग वाज अ वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट, वो वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट थे। ही वाज एन इंस्पिरेशन टू मिलियंस डिस्पाइट हिज फिजिकल डिसेबिलिटी, भाई वो बहुत से मिलियंस के लिए ना वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि उनके अंदर फिजिकल डिसेबिलिटी थी, फिर भी वो इतना काम करते थे, इतने बड़े साइंटिस्ट बने हुए थे, और इसलिए उनसे मिलने का सपना उसका ट्रू हो रहा था ना। तो मीटिंग हिम वाज अ ड्रीम कम ट्रू। फिर है व्हाट चेंजेस अकर इन नेचर, मतलब कौन कौन से चेंजेस आए नेचर में व्हेन द मॉनसून अराइव, जब मॉनसून आया तो। आप बोलोगे व्हेन द मॉनसून जब आता है ना, तो अर्थ जो होती है वो ग्रीन और फ्रेश हो जाती है, फ्लावर जो ब्लूम हो जाते हैं, फ्रॉक्स जो होते हैं वो अपीयर दिखने लग जाते हैं, क्योंकि पानी भर जाता है तो बाहर आ जाते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं बाहर आ जाते हैं, स्मेल हर जगह मिट्टी की गीली की हमें आने लग जाती है हवा के अंदर, बहुत अच्छा लगता है।
उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इल्यूजन डज द क्रिकेट सॉन्ग क्रिएट ऑन अ साइलेंट विंटर नाइट। पता है क्या कह रहा है? ये कह रहा है सर्दी की रात हो रही है और उस समय अगर जो झिंगुर है वो गाना गाएगा तो कौन सा भ्रम पैदा होगा? लोग तो ये सोचेंगे ना गर्मी है, क्योंकि झिंगुर जो है वो गर्मी में गाते हैं। तो आप ये लिखोगे द क्रिकेटर्स या द क्रिकेट सॉन्ग क्रिएट द इल्यूजन ऑफ समर, तो गर्मी का भ्रम पैदा होगा ऑन अ कोल्ड विंटर नाइट, अगर सर्दी वाली रात है। इट मेक्स द एटमोसफियर लाइवली, इससे ये लगेगा कि जो एटमोसफियर वो लाइवली है काफी, ठीक है, जीवंत है, और एनवायरमेंट काफी गर्म है। व्हेन एवरीथिंग एल्स इज साइलेंट, और हालांकि जितना सब कुछ शांत होता है तब, और उसी का गाना सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से पूरा का पूरा मैंने आपको प्रैक्टिस पेपर करवा दिया है, ठीक है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और मैंने मैथ्स की वीडियो बनाई है और भी सब्जेक्ट की धीरे धीरे बना रहा हूँ, आप जरूर देख लेना और प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। किसी भी सब्जेक्ट की ढूंढ रहे हो तो सब्जेक्ट का नाम लेके ए से स्टार्टर लिख देना। पुराने साल के पेपर भी देख सकते हो, वो भी अपलोड कर दूंगा, और भी अपलोड करूंगा। और थैंक यू। और अगर सपोर्ट के लिए ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन भी कर सकते हैं। टेक केयर स्टूडेंट्स।